जो डिजीजेस के टाइप्स हैं हम करने वाले हैं, तो मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। सबसे पहले तो जो डिजीजेस की जो हमने अभी डेफिनेशन की है, आपको क्लियर है? ठीक है जी। जो डिजीजेस होते हैं बेटा, इनके दो मेन टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, या तो डिजीज बाय बर्थ होगा या फिर डिजीज आफ्टर बर्थ होगा, ठीक है ना। जो डिजीजेस बाय बर्थ होते हैं उनको बोला जाता है कंजेनिटल डिजीजेस, कंजेनिटल डिजीज, ठीक है ना, या फिर जेनेटिक डिजीज, ठीक है ना। जो डिजीजेस बाय बर्थ हैं, अब पैदा होते ही, ठीक है ना, कोई डिजीज है, फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है जी, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, या फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास जैकब्स सिंड्रोम। तो जेनेटिक या सिकल सेल एनीमिया है किसी को, ठीक है ना। तो जितने भी हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे जितने हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स किए थे ना, वो सारे कंजेनिटल हैं, यानी कि पैदा होते ही बाय बर्थ जो डिजीजेस होते हैं, ठीक है ना, डिजीजेस बाय बर्थ, ठीक है ना, जो जन्म से ही जो डिजीज हो उनको बोला जाता है बेटा जी कंजेनिटल डिजीजेस, ठीक है जी। दोज डिजीजेस आर नोन एज कंजेनिटल डिजीजेस। तो हमने ये किए हैं पहले सारे के सारे किसके अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है ना। अब दूसरे टाइप्स के डिजीजेस होते हैं बेटा हमारे पास एक्वायर्ड डिजीजेस, ठीक है ना, एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड डिजीजेस। अब एक्वायर्ड डिजीजेस जो होते हैं, ये वो वाले डिजीजेस हैं जो कि आफ्टर बर्थ होते हैं, डिजीजेस आफ्टर बर्थ, ठीक है ना, जो कि बर्थ के बाद होते हैं। ओके, तो जिस तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने पढ़ा था कि वो एक ऐसी इम्यूनिटी जो कि एक पर्सन अपनी लाइफ टाइम में अटेन करता है, गेन करता है, उसी तरह से एक्वायर्ड डिजीजेस या डिसऑर्डर्स भी कौन से डिजीजेस होते हैं जो कि आफ्टर बर्थ हम एक्वायर करते हैं, जो कि जन्म के बाद हमें होते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल है फीवर, कॉमन कोल्ड, ठीक है, मलेरिया, डेंगू, आर्थराइटिस। तो कुछ ऐसे डिजीजेस जो कि आफ्टर बर्थ हो रहे हैं हमको, निमोनिया हो गया, ठीक है ना। तो ये वो डिजीज हैं जो कि जन्म के बाद होते हैं और इनको एक्वायर्ड डिजीजेस बोला जाता है, ठीक है ना। ओके, तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। एक्वायर्ड डिजीजेस जो होते हैं वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? पहला आता है बेटा हमारे पास कम्युनिकेबल और कंटेजियस। ऐसे डिजीजेस जो कि एक दूसरे से हो जाएं इजिली, यानी कि जिनका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा हो, जैसे कि कॉमन कोल्ड, ठीक है ना। एक पूरे रूम में एक बंदे को कॉमन कोल्ड है और 20 जने उसके पास खड़े हैं, ठीक है ना, ये शर्तिया बात है कि कम से कम 10 को तो होगा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉमन कोल्ड जो है वो कंटेजियस है, वो इन्फेक्शियस डिजीज है, वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है ना। सो व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस? कम्युनिकेबल डिजीजेस की डेफिनेशन क्या दोगे आप? कम्युनिकेबल डिजीज की डेफिनेशन होती है डिजीजेस which can transmit from, अब ये तो आपने किया हुआ 9th क्लास में, है ना, diseases which can transmit from a diseased, या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा infected person, infected person to a healthy person, ठीक है ना। ऐसे डिजीज जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रेवल होकर के किसी हेल्दी पर्सन तक जा सकते हैं, उनको बोला जाता है बेटा जी कम्युनिकेबल डिजीजेस और कंटेजियस डिजीजेस और इन्फेक्शियस डिजीजेस। बात समझ में आ गई है? ठीक है ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी हैं? जो कि इजिली ट्रेवल कर जाए फ्रॉम डिजीज और इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है ना। नाउ व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट या फिर ट्रेवल नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपकी क्लास लेने आया, सपोज मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है मेरा, एंड मैं साइरिल से बात कर रहा हूँ कि बेटा ये टॉपिक इस तरह से ऐसे होता है। तो अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो साइरिल का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, चाहे मैं कितनी भी देर
आपकी क्लास लूं या पास में खड़ा रहूं, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर या हाई, और इसको हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है, हाइपरटेंशन बोला जाता है साइंटिफिक टर्म्स में, ठीक है ना। अगर मुझे हाइपरटेंशन है तो वो ट्रांसमिट नहीं होगी किसी में, ठीक है ना, वो मेरे तक ही रहेगी, क्योंकि हाइपरटेंशन इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, लेट्स से किसी को डायबिटीज है, ठीक है ना, डायबिटीज बड़ी कॉमन बीमारी है बेटा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम सभी के घरों में भी मोस्टली आजकल इतनी ज्यादा हो गई है ये, कि एक ना एक को तो रहती है, ठीक है ना। या आपके रिलेटिव्स में भी हम देख सकते हैं, किसी ना किसी को डेफिनेटली आपने सुना होगा अपने किसी रिलेटिव का कि हाँ जी उसको डायबिटीज हो गई है, ठीक है ना। तो डायबिटीज जो टर्म है, ये जो डिजीज है डायबिटीज, ये भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ऐसा नहीं होता है कि मैं अगर मुझे डायबिटीज है और मैं किसी पर्सन ए को टच करूंगा तो पर्सन ए को भी डायबिटीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ ऐसा जरूर है कि अगर मैं, मेरे को कॉमन कोल्ड हो रखा है, ठीक है ना, और मेरे हैंड्स इन्फेक्टेड हैं और मैं किसी को टच करूंगा तो उसको तो डेफिनेटली कॉमन कोल्ड हो जाएगा, बिकॉज कॉमन कोल्ड इज अ कम्युनिकेबल और कंटेजियस डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है ना। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बोलते हैं एंड नॉन कंटेजियस डिजीजेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आज की डेट का सबसे ज्यादा कंटेजियस डिजीज कौन सा है? कोरोना वायरस, जिसने हम सबको हिला के रखा हुआ है पिछले 6-7 महीने से, घर पे बैठे हैं हम, ठीक है ना। तो जो कोरोना वायरस है वो क्या है? वो एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है, वो कंटेजियस डिजीज है, वो इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, या किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, तो ये जो डिजीजेस होते हैं ये नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, ये ट्रांसमिट नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो ये अब आपको क्लियर हो गए हैं कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली और उनके क्या कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स से कि जो हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनके भी 3 टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं फटाफट से देख लेते हैं। तो बेटा जो कम्युनिकेबल डिजीज है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा पैथोजन डिजीज कॉज कर रहा है, उसके बेसिस के ऊपर कम्युनिकेबल डिजीजेस के 4 टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। पहला जो टाइप है दैट इज बैक्टीरियल, सेकंड इज वायरल, थर्ड इज प्रोटोजोअल एंड फोर्थ इज हेलमिंथिक, ठीक है ना। अगर बैक्टीरिया पैथोजन है, किसी बैक्टीरिया की वजह से डिजीज हो रहा है, तब हम कहेंगे कि ये डिजीज बैक्टीरियल है। फॉर एग्जांपल कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है ना। अब जो डिप्थीरिया डिजीज है वो कॉर्नी बैक्टीरियम कॉज करता है। अब ये वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है ना, जो कि कम्युनिकेबल भी है। वायरल डिजीज, ठीक है ना, वायरल डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो वायरस कॉज करता है, बड़ा सिंपल है, नाम से पता लग रहा है बेटा, ठीक है ना, जो कि वायरस कॉज करते हैं। प्रोटोजोअल वो डिजीज होते हैं जो प्रोटोजोआ कॉज करते हैं। हेलमिंथिक वो डिजीजेस होते हैं जो हमारे पास प्लेटीहेलमिंथिस या राउंड वॉर्म्स की वजह से जो डिजीज कॉज हो रहा हो, ठीक है ना। ओके, तो ऑन द अदर हैंड जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। पहले आते हैं डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव का मतलब होता है कि विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी कम होती जाती है, ठीक है ना। जैसे कि लेट्स से कि कोई 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनको लेट्स सपोज हार्ट प्रॉब्लम आ गई है। अब हार्ट प्रॉब्लम क्यों आ गई है? क्योंकि उनका हार्ट पिछले 80 ईयर से वर्क कर रहा है, अब उनके हार्ट मसल्स वीक होने लगे हैं, जिस वजह से उनको अब हार्ट डिजीजेस के चांसेस हो गए हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है ना। अब वो जो हार्ट प्रॉब्लम हुई है वो हुई है बिकॉज ऑफ एज, ठीक है ना। और वो है भी नॉन कम्युनिकेबल। ऐसा तो नहीं है कि 80 साल के बुजुर्ग के पास अगर हम जाके बैठेंगे तो हमको भी वो डिजीज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। तो डीजेनरेटिव डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच अकर्स बिकॉज ऑफ एज, जो कि उम्र की वजह से होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीजेस, अब ये हमने किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी उसको। अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी है तो बेरी बेरी डिजीज होता है, वेट लॉस हो जाएगा। विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो स्कर्वी डिसऑर्डर हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स बोलते हैं जिसको, कि दांतों में से खून आना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली दांतों के ऊपर जो गम्स होते हैं उनमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज विटामिन सी जो है वो एक को फैक्टर की तरह काम करती है कोलेजन सिंथेसिस में।
अब आपको पता है कोलेजन क्या होता है, कोलेजन इज अ प्रोटीन जो कि गम्स बनाने में हेल्प करता है। अब अगर विटामिन सी ही नहीं होगा तो कोलेजन प्रोडक्शन कम होगी, जिस वजह से गम्स जो है वो इजीली ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे और ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्सिया डिजीज होता है, ठीक है ना, रिकेट्स, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि डी शेप्ड लेग्स हो जाती हैं, ठीक है ना। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस आर दोज डिजीजेस व्हिच अकर्स इन द बॉडी because of the deficiency of a vitamin, a protein, a carbohydrate or anything, ठीक है ना। हमारी डाइट में अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है ना, deficiency diseases occurs in the body because of the deficiency of a particular nutrient, ठीक है ना। अब अगर सपोज कि प्रोटीन्स की कमी हो जाए बच्चों को, ये बहुत कॉमन डिजीज है इंडिया में। अगर प्रोटीन्स की कमी है बचपन से किसी को, तो उसको क्वेशियोर्कर नाम का डिजीज हो जाता है, मरेस्मस नाम का डिजीज हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर विटामिन की डेफिशिएंसी है तो 4 डिजीजेस मैंने गिनाए आपको, ठीक है ना। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं बेटा, जो कि किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होते हैं। उसके बाद कैंसर। अब व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज अनकंट्रोलेबल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना, कि बॉडी का कोई एक सेल है, ठीक है ना, उस वो सेल साइकिल को ओबे नहीं करता। आपने +1 के अंदर सेल साइकिल देखा होगा, ठीक है ना। इंटरफेज आती है, फिर उसके बाद G1 फेज है, S फेज है, फिर G2 फेज है, ठीक है ना। तो और उसके बाद ये सभी फेजेस को ऑपरेट करते हैं हमारे पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, CDKs, +1 में किए होंगे आपने। तो सेल साइकिल को ओबे करना, जब कोई सेल छोड़ दे और बार 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 डिवाइड करता रहे, खुद को मल्टीप्लाई करवाता रहे, तब हम कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर सेल हैज बिकम कैंसरस। फिर हम कहते हैं कि वो सेल कैंसरस हो गया है, अब इस इंडिविजुअल को कैंसर हो गया है, ठीक है ना। सो व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है ना। ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है जी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। ह्यूमन डिजीजेस कौन से हैं कॉमन? सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीजेस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आपको क्या याद करना है? देखो बेटा, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैं समझाऊंगा इसको क्या, कि सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन से हैं जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन सा पैथोजन है जो वो डिजीज कॉज करता है, और वो डिजीज होने के बाद कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो अराइज होते हैं, और उस पर्टिकुलर डिजीज को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट है जो हम करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल डिजीज इज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ठीक है ना। और जो पैथोजन इस डिजीज को कॉज करता है वो एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन करता है। ये इंजेक्शन वर्ड गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल वर्ड इज इन्फेक्शन, ठीक है ना। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि अगर किसी टीबी वाले पर्सन ने, अगर किसी टीबी वाले पर्सन ने, हमारे पास में खड़ा है कोई टीबी वाला पर्सन जिसको टीबी हो रखी है, ठीक है ना, और वो खांसे जा रहा है, खांसे जा रहा है कंप्लीटली बार बार, तो जब खांसता है तो उसके मुंह से बहुत सी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो निकलती हैं, ठीक है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उनके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसी प्रेजेंट होगा। और अगर उन ड्रॉपलेट्स को हम इनहेल कर लें, ठीक है ना, अगर कोई हेल्दी पर्सन साथ में खड़ा है वो इनहेल कर लेगा, तो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, डिजीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? मोड ऑफ इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट से ही ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स क्या है? क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक वर्ड जहां पर भी आ जाए समझ जाओ कि लंबे समय से कोई चीज चल रही है, ठीक है ना। ओके, क्रॉनिक कफ यानी कि बहुत लंबे समय से खांसी होगी, फीवर होगा, वीकनेस आएगी बॉडी के अंदर, ब्लडी स्पूटम, जो अब स्पूटम वर्ड जो है बेटा, मैं इसका पंजाबी में अनुवाद कर दूंगा, लेकिन हो सकता है आपको अच्छा ना लगे सुनने में। स्पूटम्स जो होंगे हमारे पास, दैट इज जो खांसते वक्त बेटा म्यूकस प्रोड्यूस करता है ना हमारा ट्रेकिया, जिसको पंजाबी में बोलते हैं बलगम, ठीक है ना। तो उस उनके अंदर ना ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, वो म्यूकस के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आती है बेटा हमारे पास ब्रेथलेसनेस, यानी कि सांस चढ़ता है बहुत ज्यादा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है इसका डॉट्स, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है डॉट्स, इसका पूरा नाम है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है ना। यानी कि
डॉट्स क्या है बेटा, एक तरह की हमारे पास डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अधीन मेडिसिन चलती है, ठीक है ना, जिसको, जो मेडिसिन बहुत कम टाइम के लिए होती है, ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते की मेडिसिन होती है वो, और उन 4 वीक्स के अंदर ट्यूबरकुलोसिस से क्या कर लिया जाएगा, कंप्लीटली रिकवर कर जाएगा पर्सन, ठीक है ना। और इस टेस्ट, और हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, मेंटॉक्स टेस्ट। सो व्हाट इज मेंटॉक्स टेस्ट? मेंटॉक्स टेस्ट इज डन टू डायग्नोज ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, ठीक है ना। ये बात याद रखने वाली है बेटा, कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, मेंटॉक्स टेस्ट किया जाता है। अब नाउ सेकंड बैक्टीरियल डिजीज इज डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया कॉज करता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है ना, जिसके बारे में पहले भी बात कर रहा था, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। अब इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा फीवर हो जाएगा, हाई ग्रेड फीवर, सांस लेने में दिक्कत आएगी, और टेस्ट कौन सा करते हैं इसके लिए, शिक टेस्ट, ठीक है ना। और अब ये पंजाबी वाली शिक नहीं है, दिस इज शिक टेस्ट, इंग्लिश वाली है बेटा ये, ठीक है ना। ओके अब ये टेस्ट में क्या होता है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और अगर मैं समझाऊंगा तो काफी लेंथी हो जाएगा बेटा, तो वो अब हम नहीं करेंगे कि टेस्ट में क्या होता है, लेकिन आपको सिर्फ नाम याद रखना जरूरी है कि यहाँ पर ये जो शिक टेस्ट है वो करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास वूपिंग कफ, या फिर इसको पर्ट्यूसिस डिजीज भी बोला जाता है। अब ये कॉज करता है एक बैक्टीरिया, बोर्टिला पर्ट्यूसिस, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, बहुत ज्यादा कफिंग होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बाउट्स का मतलब है पंजाबी में, इसकी ट्रांसलेशन है जिसको हम बोलते हैं हुथू, ठीक है ना, कि एकदम से बहुत ज्यादा खांसी होती रहती है, बहुत लंबे समय तक होती रहती है। ऐसा नहीं है कि खांसी रुक जाएगी, नहीं नहीं, वो काफी टाइम तक होगी, उसके बाद रुकेगी, फिर एक सेकंड बाउट आएगा, ठीक है ना, फिर काफी टाइम तक खांसी होगी, ठीक है ना। सो दैट इज वूपिंग कफ, के खांसी होती है, बहुत लंबे समय तक होती रहती है, ठीक है ना। ओके सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे आता है कॉलेरा, ठीक है ना। कॉलेरा जो डिजीज है ये हमेशा होता है गंदा पानी पीने से, ठीक है ना। तो क्योंकि जो कॉलेरा है ये रहता है बेसिकली वाटर के अंदर, एंड विब्रियो कॉलेरे, विब्रियो इसकी शेप है, कॉमा शेप होगा ये, ठीक है। कॉलेरे जो बैक्टीरिया का नाम है जो कॉज करता है इस डिजीज को, और इसके अंदर होगा क्या, डायरिया हो जाएगा जी, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन एंड वॉमिटिंग, डायरिया में आ जाएगा बेटा के एक्सट्रीम लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में से वाटर जो है वो बहुत ज्यादा लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जो स्टूल्स होंगे, ठीक है ना, दैट इज यू कैन से द लूज मोशंस, ठीक है ना, इन कॉमन लैंग्वेज वी से लूज मोशंस, ठीक है जी। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होना स्टार्ट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, एंड वॉमिटिंग जो है वो बार बार होगी कॉलरा डिजीज के अंदर ही, ठीक है ना। आफ्टरवर्ड्स वी हैव निमोनिया। निमोनिया जो डिजीज है, इट इज कॉज्ड बाय अ पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है ना। नाउ कोकस आपको पता है कौन सी शेप होगी, स्फेरिकल, स्ट्रेप्टो मींस कि वो चेन शेप में रहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि आपको पता लग गया कि स्फेरिकल शेप है बैक्टीरिया की, और लॉन्ग चेन फॉर्म में निमोनिया के बैक्टीरिया रहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है ना। इसको पहले हम नाम देते थे डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है जी। ये लंग्स में इंफेक्शन कॉज कर देता है, ठीक है ना, जिस वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है और हाई फीवर होता है। अभी बेटा मैं आपको सिर्फ सिम्टम्स बता रहा हूँ इनके, क्लास के अंदर जब व्हाइट बोर्ड लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इन्फेक्शन एक्चुअली होती क्या है, ठीक है ना। अभी तो आप सिर्फ एक वर्ड सुन रहे हो इन्फेक्शन, ठीक है ना, तब व्हाइट बोर्ड लेक्चर में आपको समझा दूंगा कि इन्फेक्शन के अंदर हो क्या रहा होता है बेसिकली बॉडी के अंदर, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज टेटनस और लॉक जॉ। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है इसको, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है जी। होता क्या है, बॉडी के जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रेक्शन जो है वो काफी लंबे समय तक हो जाती है, यानी कि मैंने आपको बताया था ना लॉक जॉ, जब मैं बता रहा था आपको रिगार्डिंग पैसिव इम्यूनिटी, तब मैंने टेटनस का एग्जांपल दिया था, जब मैंने बताया था कि बॉडी के जो मसल्स हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में ही रह जाएंगे, अगर रिलैक्स्ड पोजीशन में है तो रिलैक्स्ड पोजीशन में ही रह जाएंगे, यानी कि बॉडी के मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की एंड रिलैक्स करने की जो एबिलिटी होती है वो खो जाएगी कंप्लीटली, ठीक है ना। तो अनकॉन्शियसनेस रहती है इसमें, ठीक है ना। अनकॉन्शियसनेस आप सब समझते हो, अनकॉन्शियसनेस जब हम अपने सेंसेस में नहीं होते हैं, बेहोशी की हालत में होते हैं, ठीक है जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है हमारे पास लेप्रोसी और हैंसन्स डिजीज, ठीक है ना। लेप्रोसी यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं बेटा जिनको,
ये भी बैक्टीरिया कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है जी। उसके बाद होता क्या है कि स्किन के ऊपर पैचेस हो जाते हैं, अल्सर्स एंड नोड्यूल फॉर्मेशन इन स्किन एंड नर्व्स। स्किन के ऊपर पैचेस पड़ने शुरू हो जाएंगे जिनका कलर व्हाइट एंड ब्लैक दोनों हो सकते हैं। अल्सर्स का मतलब होता है छाले, ठीक है ना, एंड नोड्यूल्स का मतलब होता है गांठें, ठीक है ना, जो कि स्किन के ऊपर हो सकती हैं और हमारी जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर हो सकती हैं, ठीक है ना। जो छाले हुए हैं वो डीफॉर्म होकर के और ज्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो मल्टी ड्रग थेरेपी है, यानी कि एक ड्रग से ये ठीक नहीं होता, अलग अलग तरह के ड्रग्स लेने पड़ेंगे तब ठीक होगा। अब यहाँ पर ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन, ठीक है ना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। बहुत ज्यादा फीवर होगा इसके अंदर, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि वजन कम हो जाएगा, इंटेस्टिनल अल्सर यानी कि इंटेस्टाइन्स के अंदर छाले हो सकते हैं, ठीक है जी। और ये टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग? टाइफॉइड फीवर अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, आपको बहुत टाइम से बुखार है, तो डॉक्टर विडाल टेस्ट रेकमेंड करता है। विडाल टेस्ट करके हमें क्या पता चलता है कि फीवर टाइफॉइड है या नॉर्मल है, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्लेग यानी कि ब्लैक डेथ, ठीक है जी। यर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया है जो कॉज करता है हाई फीवर, तो हर एक में है। हेडेक, एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स एक तरह के हमारे पास लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं जहां पर बी सेल्स एंड टी सेल्स की प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन तो एक्चुअली बोन मैरो एंड थाइमस में हो रही है, लेकिन प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है ना, जहां पर बी सेल्स एंड टी सेल्स आकर के स्टोर होते हैं, ठीक है जी। अनकॉन्शियसनेस भी रहेगी प्लेग के अंदर। वायरल डिजीजेस 4 हैं, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा सारी, क्योंकि वायरस से जूझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बैक्टीरिया को हराना आता है हमको। तो पोलियोमाइलिटिस जो वायरस है, पोलियो वायरस, इसके अंदर क्या हो रहा है? फीवर, हेडेक और पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब है बेटा बॉडी के कुछ पार्ट्स फंक्शन करना बंद कर देते हैं, बिकॉज पोलियो वायरस अटैक्स ऑन द नर्व फाइबर्स। जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है, और अगर नर्व फाइबर्स फंक्शनलेस हो जाएंगी तो ब्रेन का और मसल्स का जो कनेक्शन है वो लॉस हो जाएगा, जिस वजह से अगर मसल्स मूव नहीं कर रही हैं तो बॉडी का ऑर्गन भी मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सोवायरस। इसमें क्या होगा? सडन फीवर, हेडेक होगा बहुत ज्यादा, नेजल डिस्चार्ज, नाक बहना बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। मीजल्स डिजीज है, कौन कॉज करता है? पैरामिक्सोवायरस। बहुत ज्यादा फीवर होता है इसके अंदर, व्हाइट ब्राउन पैचेस हो जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है जी। ब्लिस्टर्स का मतलब भी अगेन छाले है। चिकन पॉक्स, पॉक्स वायरस बोलते हैं इसको, वेरिसीला हर्पस वायरस इसका पुराना नाम है। करता क्या है? ये रैशेज ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर बहुत रैशेज हो जाते हैं एंड फीवर होता है बहुत ज्यादा, ठीक है जी। तो ये थे बेटा हमारे पास बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस। इन नेक्स्ट अच्छा अभी रहते हैं हमारे पास बैक्टीरियल डिजीजेस, ओके। तो मम्प्स कौन सा वायरस कॉज करता है? पैरामिक्सो वायरस। अगेन क्या करता है? पेनफुल स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड्स। अब पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये कोई बता सकता है आप में से? कि सो गए हो सारे लेक्चर सुनते सुनते? साहिल, हरप्रीत, हर्षदीप, पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? चलिए रहा आपका होमवर्क। नाउ डेंगू फीवर जो है, डेंगू फीवर या फिर ब्रेक बोन फीवर, ये कौन कॉज करता है? ये अर्बो वायरस कॉज करता है, जिसको हम लोग फ्लेबी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस वायरस को ट्रांसमिट होने के लिए एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, यानी कि हेल्दी पर्सन टू सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होने के लिए इसको एक सहारे की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, ठीक है ना। और इसके वेक्टर का नाम है एडिस इजिप्टी, ठीक है ना। एडिस इजिप्टी ये एक तरह का मच्छर होता है बेटा, ठीक है ना। एडिस इजिप्टी स्पेशल टाइप ऑफ फ्लाई विच ट्रांसफर डेंगू, ठीक है ना। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अर्बो वायरस प्रेजेंट होता है बेसिकली। तो फीवर होगा इसके अंदर, मसल्स के अंदर पेन, जॉइंट्स के अंदर पेन बहुत ज्यादा। हेमोरेजिक कंडीशन इन द बॉडी। हेमोरेजिक कंडीशन यानी कि बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काउंट कम होना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट कम होना शुरू हो जाता है। चिकनगुनिया टोगा वायरस कॉज करता है फीवर, जॉइंट पेन्स एंड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में आ जाएगा कि बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वो कंप्लीटली बहुत ज्यादा पेन में होंगे और मूवमेंट जीरो हो जाएगी उनमें। उसके बाद रेबीज और हाइड्रोफोबिया, ठीक है जी, ये कॉज करता है रेब्डो वायरस, ठीक है जी। और
ये जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और मैडनेस कॉज कर देता है। प्रोटोजोन डिजीज बेटा आगे करेंगे, रेबिस के बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, बिकॉज ये लेक्चर ओवर होने वाला है हमारा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर बेटा। बाकी का यस हम सर। लोग बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। प्रोटोजोन डिजीज से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।